हेलो डियर टीचर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एस द टीचर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बीएड वर्सेस डीएड का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिस्पोज कर दिया है और हम सभी को इंतजार था तो सिर्फ और सिर्फ जजमेंट ऑर्डर के अपलोड होने का। और फाइनली दोस्तों जजमेंट ऑर्डर कर दिया गया है अपलोड। तो इसका विश्लेषण करना बनता था दोस्तों, क्योंकि कितना भी कोई भी अखबार छाप ले, कितना भी न्यूज चैनल हम देख ले, जो चीजें जजमेंट ऑर्डर पढ़ने के बाद क्लियर होती दोस्तों, वो क्लियरिटी आपको और कहीं से प्राप्त नहीं होती। तो इन 9 पेजेस के ऑर्डर का सटीक विश्लेषण करके पुनः बताया जाएगा कि बीएड का फ्यूचर क्या होने वाला है, ब्रिज कोर्स किस पर लागू किया जा रहा है, ये क्या है मामला, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है सभी राज्यों के लिए जहां जहां पे बीएड और डीएड का मामला फंसा हुआ है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। उसके पहले 2 काम आपको करने होंगे। एक तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और अगर आपको चाहिए ऑर्डर की कॉपी तो ऑर्डर की कॉपी को डाउनलोड करने के लिए, उसे देखने के लिए आप आ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल मिस्टर कूल एस द टीचर में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहरहाल दोस्तों, बात करें अगर इस जजमेंट ऑर्डर की, तो ये जजमेंट ऑर्डर कुल मिलाकर के 9 पेजेस का है। यहां पर आप देख सकते हैं डायरी नंबर 4303/2024 देवेश शर्मा बनाम इंडियन यूनियन का ये है मामला, जिसमें हम लोगों को 9 पेजेस में से मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा दोस्तों, जो आपको क्लियरिटी देगी कि सही में क्या फैसला आया है। और जैसा इस चैनल में हमेशा से होता आ रहा है दोस्तों कि मैं निष्पक्ष था, निष्पक्ष रहूंगा। हर वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि मैं खुद भी बीएड वाला हूं, लेकिन ना तो मैंने कभी बीएड की साइड ली है, ना तो मैंने कभी डीएड की साइड ली है। जो सही न्यूज है वही मैं आप लोग के समक्ष लेकर के आया हूं दोस्तों। भ्रामक न्यूज देना मेरा कभी भी काम नहीं रहा है। तो सटीक विश्लेषण होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट हो जाता है पेज नंबर 6 में लिखी गई बात। यहां पर क्या लिखी गई है मैं आपको एक एक करके समझाता हूं दोस्तों। और अगर आप लोग को अच्छे से समझना तो मैं ये बोलूंगा कि लास्ट तक वीडियो को देखेगा। देखिए, इसे बोला गया कि 2 points have been urged taking objection to the plea of the present application, that is the state of Madhya Pradesh. The first one is that this application has been framed as one of clarification and actually an independent relief is asked for in this application. यहां पर क्या बोला जा रहा है कि एमपी गवर्नमेंट की ओर से इंडिपेंडेंटली इस मामले को उठाया गया था क्लैरिफिकेशन के मुद्दे के लिए, स्पष्टीकरण के मुद्दे के लिए। परंतु आगे कोर्ट क्या कहती है, क्या कहती है, वी हैव रिफर्ड टू दिस एस्पेक्ट द कंट्रोवर्सी अर्लियर इन दिस जजमेंट इन अवर opinion this kind of application seeking clarification ought not to be entertained। इनका कहना है कि स्पष्टीकरण के नाम पर इसमें इस प्रकार के मामले में किसी प्रकार का मजाक नहीं कह सकते, क्योंकि इस प्रकार के मामले हमारे पास और भी ऑलरेडी आए हुए हैं। बहुत दिनों से इस प्रकार का मामला जो है वो चल रहा है। सो इफ अ फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, अगर फाइनल ऑर्डर को पास किया गया, द ओनली रिसोर्सेज फॉर सीकिंग लीगली परमिसिबल ग्राउंड कंसिडरिंग द प्लीडिंग्स इन दिस एप्लीकेशन सीकिंग क्लैरिफिकेशन, वी ट्रीट दिस एप्लीकेशन एज अ पिटीशन फॉर रिव्यू। जी हां, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में मैंने आप लोग को दिखाया था कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने क्लियर बोल दिया था कि भाई हम जो है ना इसे क्लैरिफिकेशन की तरह नहीं देख रहे हैं, हम इसे एक रिव्यू पिटीशन की तरह देख रहे हैं। तो इसका जो ऑर्डर आएगा कोई मजाक नहीं रहेगा, वो फाइनल ऑर्डर समझा जाए। We are addressing this issue also in exercise of our jurisdiction that inherits in a court of record. Having regard to Article 129 of the Constitution of India, a technical plea was raised on behalf of the parties who opposed the prospective application of this judgment. इसका तात्पर्य है दोस्तों कि इसमें क्लियर बोल दिया गया कि हम इसे भविष्य के लिए एक उदाहरण, एक मिसाल के तौर पर रिकॉर्ड कोर्ट में जगह देंगे। जिनको भी कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा दोस्तों, उन्हें पता होगा कि आर्टिकल 129 में रिकॉर्ड रूम की अर्थात अभिलेखी न्यायालय की व्याख्या की गई है, जिसका तात्पर्य होता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं वो भविष्य हेतु नजीर बना करके रखने के लिए, मिसाल बना करके रखने के लिए रिकॉर्ड कोर्ट में रखे जाते हैं। तो इसे भी रिकॉर्ड कोर्ट में रख दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि यह वास्तविकता में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फाइनल जजमेंट हो जाता है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 7, 8 और 9 में दोस्तों। यहीं पर सारी चीजें आप लोग को एक एक करके क्लियर हो जाएगी। क्या बोला जा रहा है, देखिए, स्पेसिफाइड इन द Supreme Court rules was not followed and that no opportunity to file affidavits was being given। देखिए, ये वाली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो दूसरा पैराग्राफ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बोलता है, इन द गिवन फैक्ट्स वी फाइंड दैट द क्वेश्चन एज टू वेदर the judgment would be prospective or not was not stated by us in the judgment delivered on 11th of August 2023। यहां पर यह बोला जा रहा है कि इस मामले को प्रोस्पेक्टिव देखा जाना है कि रेट्रोस्पेक्टिव, इसी को लेकर के ये प्ली जो है वो लगाई गई थी। ऑर्डिनरी जजमेंट
दैट्स रेट्रोस्पेक्टिवली, क्या बोला जा रहा है कि ऑर्डिनरी सामान्यतः जो जजमेंट होता है उसे रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया जाता है, प्रोस्पेक्टिव नहीं लागू किया जाता, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली स्टेटेड टू बी अदरवाइज। अगर कोई विशेष मामला ना हो तो हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव के तर्ज पर ही देखा जाता है। मोर ओवर दिस मैटर हैज बीन हर्ड ऑन सिवरल ओकेशंस एंड द पॉइंट्स अर्ज्ड बाय द रिस्पेक्टिव पार्टीज हैव बीन टेकन नोट ऑफ बाय अस। फिर यहां पर यह बोला जा रहा है कि इस मामले को बार बार हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो इस बार का जो मामला है वो फाइनल होने वाला है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि एज इट अपीयर्स दैट अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विथ बीएड डिग्री हैड ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड on the basis of eligibility criteria specified by the educational authorities। यहां पर क्लियर मेंशन किया गया कि बीएड डिग्रीधारी ऐसे बहुत से लोग हैं जो एजुकेशनल अथॉरिटीज ने जो एजुकेशनल क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया घोषित किया था, उस क्राइटेरिया के को लांघ कर, उस क्राइटेरिया को पास करते हुए लीगली तरीके से उन्होंने नौकरी ली है। इस बात को कोर्ट ने स्वीकार किया। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी डू नॉट थिंक इट टू बी इक्विटेबल ऑफ टू इफेक्ट देयर रिमूवल, इसलिए हम उन्हें हटाने लायक नहीं समझ रहे हैं। वी अकॉर्डिंगली होल्ड दैट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय दिस बेंच ऑन 11th of August 2023 shall have prospective operation। इसलिए 11 अगस्त 2023 को दिए गए हमारे जजमेंट का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए। बट प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दिस जजमेंट शैल बी ओनली फॉर दोस कैंडिडेट्स हु वेयर अपॉइंटेड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन और कंडीशन imposed by any court of law to the effect that their appointment would be subject to final outcome। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया कि 11 अगस्त 2023 के पहले की और बाद की, पहले की माफ कीजिएगा, 11 अगस्त 2023 के पहले की केवल वही नौकरियां सुरक्षित होंगी बोल दिया गया है जिसके ऊपर वहां के संबंधित किसी भी कोर्ट ने किसी भी प्रकार का कोई जजमेंट ना दिया हो, या कोई शर्त ना लगाई गई हो, या सब्जेक्ट टू आउटकम का मामला ना हो। तो यहीं पर से, जैसा मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था दोस्तों, कि 11 अगस्त 2023 के बाद की नियुक्तियों वाले का तो कोई चांस है ही नहीं, और 11 अगस्त 2023 के पहले की भी अगर आपकी नियुक्ति होगी तो आपको अच्छे से पता है कि अगर आपके कोर्ट ने आपके फेवर में डिसीजन नहीं दिया है तो फिर आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा अगर आप बीएड कैंडिडेट्स हैं तो। यहां पर क्लियर हो चुका है। और छत्तीसगढ़ के मामले में मैंने जो पिछले वीडियो में बोला था वही हुआ है, इसका वही मतलब निकलेगा दोस्तों। आप पुनः जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बातों को दोहराना नहीं चाहता। जैसा कि मैंने बोला कि बीएड और डीएड दोनों ही मुझे प्रिय है, दोनों को मैंने पढ़ाया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स काम भी कर रहे हैं दोनों क्वालिफिकेशन वाले। सो आप पिछले वीडियो जरूर देख ले। तो यहां पर फाइनल आउटकम क्या है ये आपको पता चल ही गया है। आगे क्या बोला जाता है वो देखिए। फाइनल आउटकम ऑफ द केस which might had been instituted by them, and such candidates were in regular employment without any disqualification and were appointed in the pursuance of a notice of advertisement where B.Ed was stipulated to be valid qualification। यहां पर यह भी बोल दिया गया है कि ऐसे लोगों की भी नौकरी बची रहेगी जिनके नोटिफिकेशन में बीएड क्वालिफिकेशन को वैलिड माना गया था, परंतु फिर वही बात जो पहले इन्होंने कह दी है कि वहां पर सब्जेक्ट टू आउटकम का मामला ना हो तभी, और अगर सब्जेक्ट टू आउटकम का मामला है तो वहां के संबंधित कोर्ट के ऊपर पूरी चीजें डिपेंड करेंगी। सर्विस ऑफ ओनली सच कैंडिडेट शैल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट। वी मेक इट क्लियर दैट दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु वेर अपॉइंटेड प्रायर टू द डेट आवर जजमेंट वॉज डिलीवर्ड ऑन 11th of August 2023। क्लियर कर दिया इन्होंने कि यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जो 11 अगस्त 2023 के पहले अपॉइंटेड हैं, उनके बाद के अपॉइंटेड वालों को नहीं। उनके बाद के अपॉइंटेड चाहे तो वो सब्जेक्ट टू आउटकम रहे कि ना रहे, वो वैसे भी खाली
हो जाएंगे। मेयर सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट्स और देयर पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस विल नॉट एंटाइटल्ड देम फॉर अ बेनिफिट अंडर और प्रेजेंट ऑर्डर। इसके बाद के 11 अगस्त 2023 के बाद के लोगों को किसी प्रकार की कोई भी राहत नहीं दी जाएगी, ये क्लियर बोल दिया गया है। अब लास्ट पेज में अगर 8वें पेज के ही दूसरे पैराग्राफ में आया दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है उनके लिए भी जिनकी नौकरी, ऐसे बीएड कैंडिडेट्स जिनकी नौकरी नहीं जाने वाली है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। क्या बोला देखिएगा, मोर ओवर द कैंडिडेट्स हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन होज अपॉइंटमेंट्स वी आर प्रोटेक्टिंग, जिनके अपॉइंटमेंट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, वील हैव टू अंडरगो अ ब्रिज कोर्स। जी हां, क्लियर कर दिया गया है जजमेंट में कि ब्रिज कोर्स लेना पड़ेगा ऐसे बीएड कैंडिडेट्स को जिनकी नौकरी बच रही है, जो 11 अगस्त 2023 से पहले वाले हैं, या फिर जिनका सब्जेक्ट टू आउटकम में पॉजिटिव आएगा, ऐसे बीएड कैंडिडेट्स जिनकी नौकरी बची रहेगी, उन्हें ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। एंड वी डायरेक्ट द एजुकेशनल अथॉरिटीज टू डिवाइस सच कोर्स, और हम एजुकेशनल अथॉरिटीज को यह निर्देश देते हैं कि इसका पालन करते हुए जल्दी जल्दी उन्हें ब्रिज कोर्स करवाया जाए, विच वुड बी एप्लीकेबल फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जो कि सभी राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू होगी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और आपको यह भी बता दिया गया दोस्तों कि इस ब्रिज कोर्स को 1 साल के अंदर करवाना जरूरी है। और आगे जो बोला जाएगा वो तो आप सुनेंगे तो आप और भी ज्यादा चकित हो जाएंगे। क्या बोला गया है, दिस कोर्स शैल बी ओनली फॉर दोस अपॉइंटीज हु हैव बीन engaged with BEd degree only in the subject post under conditions stipulated in the earlier part of this order. National Council for Teacher Education shall design such course under overall supervision of the Ministry of Education। इसको में क्लियर बोल दिया गया है कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो आपका एनसीटी है उसे यह निर्देश दे दिया गया है कि ब्रिज कोर्स बनाने की तैयारी आप कर ले। और यहां पर क्या बोला गया लास्ट में दोस्तों, उसे भी आपको पढ़ना जरूरी है कि यूनियन ऑफ इंडिया अपॉन फॉर्मुलेशन ऑफ सच कोर्स द सेम शैल बी पब्लिकली नोटिफाइड एंड अ टाइम फ्रेम शैल ऑल्सो बी गिवन विद इन विच द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स शैल पार्टिसिपेट देयरइन। फेलर ऑफ एनी कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट एंड कंप्लीट द कोर्स विद इन द टाइम फ्रेम टू बी गिवन बाय द कंसल्ट एजुकेशनल अथॉरिटीज विल इनवैलिडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ सच कैंडिडेट्स। यहां पर और क्या बोल दिया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने बोला था कि आप सुन के थोड़े सहल जाएंगे, कि ऐसे लोग जिनको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, ऐसे बीएड कैंडिडेट्स जिनकी नौकरी बची रहेगी, उनको नौकरी को बचाने के लिए जो ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा 1 साल के अंदर, उन्हें ब्रिज कोर्स में पास भी होना जरूरी है। और अगर कोई ब्रिज कोर्स में पास नहीं होता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लास्ट में बोल दिया गया दोस्तों कि वी ऑल्सो मेक इट क्लियर दैट द डायरेक्शंस कंटेंट इन दिस ऑर्डर शैल नॉट बी कन्फाइंड टू द एप्लीकेंट स्टेट ओनली एंड शैल कवर ऑल केसेस व्हिच मे बी पेंडिंग इन डिफरेंट जुडिशियल फोरा इन एनी स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑन द सेम पॉइंट ऑफ लॉ। द प्रेजेंट एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन द अबाउट टर्म्स। ये क्लियर कर दिया गया। क्या क्लियर कर दिया गया कि ये जो जजमेंट है ये केवल और केवल किसी एक राज्य के लिए नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया के लिए लागू होगा, ऐसे ही संबंधित मामलों में। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, मैंने क्लियर कर दिया है। और जैसा कि मैंने बोला कि मैंने पिछले वीडियो में जो एनालिसिस किया था वही सटीक जजमेंट यहां पर आया है। फिर भी यदि आपको जजमेंट से लेकर के या आपके अपॉइंटमेंट से लेकर के किसी प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन है, 20 कोर्स से लेकर के कोई क्वेश्चन है, तो आपको मुझे फॉलो कर लेना दोस्तों इंस्टाग्राम में फॉलो करके। जैसे आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैसेज रिक्वेस्ट आपका तभी मुझे शो होगा जब आप मुझे फॉलो करेंगे दोस्तों। और यदि आप कर रहे हैं शिक्षक भर्ती 2024 की तैयारी दोस्तों, तो आपको कहां आना है, फिर से मैं पुनः बता दूं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पर जूम क्लासेस के लिंक आपको मिल जाएगी। 14 तारीख से मैं आप लोगों की सेवा में लेकर के आ रहा हूं नया बैच। पहले बैच, पुराने बैच में ऑलरेडी सीट फुल हो चुकी है लाइव क्लासेस की, तो अब नया बैच आप लोग की सेवा में 14 अप्रैल से मैं लेकर के आ रहा हूं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। और अगर आप लोग अलग अलग एनालिसिस चाहते हैं, सीजी का तो एनालिसिस मैंने क्लियरली पिछली वीडियो में कर दिया है। अगर आप एमपी से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, यूके से हैं और इवन बंगाल से हैं, और अगर आप अपने अपने स्टेट का अलग से एनालिसिस चाहते तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। और चूंकि अब मामला यहां पर क्लियर होता नजर आ रहा है दोस्तों, तो मैं डीएड से संबंधित कट ऑफ भी बहुत जल्द ही अपने चैनल पर डालूंगा। ऐसा आप लोगों को कमेंट पढ़ के पता चल ही गया होगा कि बहुत बारीकी से मैं प्रेडिक्शन करता हूं, प्रेडिक्शन लगभग सही होते। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है तो बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आशीष की, मिस्टर घोलैस की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को शेयर करना ना भूले। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए, सभी एक दूसरे का ख्याल रखिए, सभी एक होकर चलिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।